वन ऑफ को लेके मैंने कहा कि भाई वन ऑफ द का नियम रिलेटिव प्रोनाउन हूँ विच दैट पर लागू नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अब एक नोट डालेंगे आप, और नोट में लिखेंगे परंतु यदि वन ऑफ से पहले, परंतु यदि वन ऑफ से पहले ओनली दिया हुआ है, परंतु यदि वन ऑफ से पहले ओनली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद वर्ब का प्रयोग किस में करते हैं, सिंगुलर में करते हैं। यहां ध्यान देंगे आप, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वन ऑफ द बॉयज, टेलिंग अ लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से कोई एक लड़का है जो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और हमें यहां वर्ब का यूज करना है इजार में से। बताओ क्या आएगा, एज आ जाएगा, सीधी सी बात है। अर्थ क्या हुआ कि बहुत सारे लड़कों में से कोई एक लड़का है जो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नाउन प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर हो जाती है। अब मैंने कहा कि राकेश इज वन ऑफ द बॉयज, राकेश इज वन ऑफ द बॉयज। कि राकेश उन लड़कों में शामिल कर दिया है मैंने। कौन से लड़कों में, देखिए, तो राकेश इज वन ऑफ द बॉयज। अब यहां क्या लग गया, रिलेटिव प्रोनाउन हूं, और मैंने क्या कहा कि वन ऑफ द का जो नियम है रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राकेश को मैंने उन लड़कों में शामिल कर दिया है, बहुत सारे लड़कों में से राकेश को भी मैंने उन लड़कों में शामिल कर दिया है जो कि क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, टेलिंग अ लाई। अब बताओ इजार में से क्या आएगा, क्योंकि यहां पर बॉयज का मतलब क्या है, दे। क्या है बॉयज का मतलब। अब आप भी ये कहेंगे कि यहां तो वन ऑफ द बॉयज आ रहा है, तब बॉयज का मतलब ही है, और यहां भी वन ऑफ द बॉयज आ रहा है, तब भी बॉयज का मतलब क्या है, यहाँ दे। ठीक है, तो ये पता है सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। किसकी वजह से, तो आपको यहाँ वर्ब कैसे यूज करेंगे भाई, दे के अनुसार आ रहा है, लिख ले आप। तो मैंने कहा कि राकेश उन लड़कों में है, उन लड़कों में, कौन से लड़कों में, जो कि झूठ बोल रहे हैं। लिख लिया यहां तक सभी ने।
अब मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं थर्ड सेंटेंस को कि राकेश इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज राकेश इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज। ठीक है, अब राकेश बहुत सारे लड़कों में से मात्र एक लड़का है, ओनली आ रहा है, हूं टेलिंग अ लाई। अब देखो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है, यहां बॉयज के लिए क्या आएगा, ही, जबकि यहां भी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, ओनली की वजह से। यदि ओनली आएगा तो हम वर्ब का यूज कैसे करेंगे, सिंगुलर में। तो यहां क्या लिखेंगे हम, इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज। बताओ जल्दी से, समझ आ गया। और लिखेंगे इनको, वन ऑफ द क्रिमिनल कन्फेसेज हिज गिल्ट। ये बताना ग्रामेटिकली सही है या इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, वन ऑफ द criminals confess his guilt. Third sentence, one of the criminals confesses their guilt. Fourth way, Rahim is one of the criminals whom who confesses their guilt. अभी और भी लिखूंगा मैं सेंटेंसेज। बताइए, सॉल्व कर ली। फर्स्ट सेंटेंस गलत क्यों है? वन ऑफ का यूज आगे करो, पीछे करो, बीच में करो, कहीं भी करो, नाउन हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। क्या आएगा यहाँ? क्रिमिनल्स। क्या आएगा? क्रिमिनल्स। दूसरा वर्ड है, नाउन प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर हो जाती है, तो यहाँ क्या है? ही, और ही सीट के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? कन्फेसेज।
और थर्ड वन गलत क्यों है? वन ऑफ द क्रिमिनल्स, ठीक है। जब मैं बहुत सारे अपराधियों में से किसी एक अपराधी की बात कर रहा हूं तो यहां देयर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? हिज आएगा। क्या आएगा? हिज। और अब मैंने कहा कि रहीम, ठीक है, इज वन ऑफ द क्रिमिनल्स। रहीम उन अपराधियों में है। कौन से अपराधियों में? जो अपना गुनाह स्वीकार कर लेते हैं। जब क्रिमिनल्स का मतलब दे हो गया तो आईयूवी दे के साथ फर्स्ट फॉर्म में क्या नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे? कन्फेस। क्या लिखेंगे? कन्फेस। वो तो देयर ही आएगा आगे, क्योंकि यहां पर क्रिमिनल्स का मतलब बहुत सारे अपराधी हो गए, तो सारी चीज किसके अनुसार चलेगी? दे के अनुसार। और मैंने अब आपसे कहा कि रहीम इज द ओनली, ओनली से पहले द का यूज होता है द आर्टिकल का, वन ऑफ द क्रिमिनल्स whom confess his guilt। क्या ये वाक्य सही है? क्यों गलत है? भाई रीजन क्या है कि यहां पर ओनली आ रहा है। क्या आ रहा है? और ओनली आते ही क्या हो गया है? चाहे रिलेटिव प्रोनाउन आने दो, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? यानी रहीम बहुत सारे अपराधियों में से एक मात्र अपराधी है जो कि अपना क्या कर लेता है? गुनाह स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ कन्फेस, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? डबल एस, तो हम क्या लगा देंगे? ई एस। क्या लगा देंगे? ई एस। लिख ले आओ। अभी मैं कुछ देर बाद आपको 8 तरीके बताऊंगा कि एग्जामिनर कितने तरीके से पूछ सकता है। 8 तरीके से, ठीक है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, फिर एक नोट डाल लें। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत, कमेंसमेंट, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत, कमेंसमेंट, आउटसेट, बिगिनिंग, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत, कमेंसमेंट, आउटसेट, बिगिनिंग, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से हो, किससे हो? वन ऑफ से हो। अर्थात वन ऑफ से पहले, अर्थात वन ऑफ से पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं दिया हुआ है। अर्थात वन ऑफ से पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच तथा दैट के बाद, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच
तथा दैट के बाद वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में करना चाहिए। तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन हूँ, विच तथा दैट के बाद वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में करना चाहिए। यहां ध्यान देंगे हम। अगर मैंने शुरुआती वन ऑफ से कर दी, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, who is canvassing for आम आदमी पार्टी, इज रवि। अब मेरी बात समझिए, मैंने कहा कि बहुत सारे लड़कों में से कोई एक लड़का जो कि आम आदमी के लिए प्रचार कर रहा है, वो कौन है? रवि है। आप कहेंगे कि साहब ये हूँ रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। पूर्व पद क्या दे रखा है? तो वर्ब तो प्लूरल आनी चाहिए थी, नहीं। अगर शुरुआत किससे होगी? वन ऑफ से, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं दे रखा है, तो भी वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर है। हाँ, अगर मैं यूं कह देता कि ही इज या रवि इज, क्या दे देता? रवि इज वन ऑफ द बॉयज। अब इसका अर्थ अलग हो जाता है कि रवि उन लड़कों में है। कौन से लड़कों में? जो कि आम आदमी पार्टी के लिए। तो रवि इज वन ऑफ द बॉयज हूँ कैनवासिंग फॉर आम आदमी पार्टी। तो पता है वर्ब क्या आती? आ रहा है। देखो रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर भी है और रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर भी है, लेकिन अगर वन ऑफ से पहले क्या नहीं आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, तब भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। यानी आपको दो बातें याद रखनी है रिलेटिव प्रोनाउन को लेके। एक तो ओनली शब्द आएगा तब वर्ब सिंगुलर आएगी, और एक अगर शुरुआत ही किससे हो रही है? वन ऑफ से, तो भी वर्ब क्या आएगी? तीसरी कंडीशन बचेगी तो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। भाई तीन ही तो कंडीशन है रिलेटिव प्रोनाउन को लेके। क्या है तीन कंडीशन? अगर ओनली आएगा तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। शुरुआत ही किससे होगी? वन ऑफ से, तो भी वर्ब क्या आएगी? तीसरी कंडीशन में क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। लिख ले आप। लिख लिया सभी ने? देखो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको जैसे फॉर का कोई वर्ड आ गया
फिक्स प्रपोजिशन को लेके, जिनमें अपन क्या है याद ही करना पड़ेगा। फिक्स्ड प्रपोजिशन का मतलब ये होता है। तो जैसे कैनवास पर प्रचार करना, तो इसमें अपने फिक्स याद कर लिया, प्रचार करना। एक मैंने आपको और बताया था फ्रेज, पिप राइवल को, फिक्स प्रपोजिशन है। अपने प्रतिद्वंदी को आपने किससे, एक छोटे से अंतर से हरा दिया, पिप राइवल पढ़ा दिया था ना, ठीक है। तीसरा वर्ड है कंपेंसेट। क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। ये वर्ड शायद पढ़ा दिया था मैंने, कंपेंसेट फॉर। तो इनमें फिक्स है, कैनवास आएगा, फॉर आएगा। मैंने कहा तुम इस पद के लिए योग्य नहीं हो, एलिजिबल फॉर। और धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आपके। हाँ, और भी तो पढ़ा दिए थे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, फेमस और रेनाउंड, हाँ ऐसे ही तो कलेक्शन बनेगा अपने पास, रेनाउंड। और यदि आप प्रसिद्ध हैं तो सेलिब्रेटेड, प्रसिद्ध। आप इलस्ट्रियस हैं, यदि आप किसी वस्तु के लिए प्रसिद्ध हैं, नोन फॉर, ठीक है। और यदि हम कुख्यात हैं कोई चीज के लिए तो नोटोरियस फॉर। मतलब हम जब प्रपोजिशन पढ़े तो हमें पता भी नहीं लगे कि कब हमने फॉर के फिक्स्ड प्रपोजिशन याद कर लिए। तो अभी तो आपने 10 वर्ड तो कम से कम याद किए, कैनवास फॉर, पिप राइवल फॉर, कंपनसेट फॉर, एलिजिबल फॉर, तुम इस पद के योग्य नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, फेमस फॉर, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, रेनाउंड फॉर, सेलिब्रेटेड फॉर, ठीक है, इलस्ट्रियस फॉर, नॉन फॉर, नोटोरियस फॉर क्या हो गया, कुख्यात। अब मैं आपको 3 सेंटेंस दे रहा हूं, उनमें आपको बताना है, यू आर टू डिटेक्ट कॉमन एरर। मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा कि भाई वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, his defeat has acknowledged या have acknowledged तो आप बताएंगे क्या आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे क्या राजनेताओं में से कोई एक राजनेता है जिसने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो पॉलिटिशियंस का मतलब यहाँ क्या हो गया, ही हो गया, और ही के साथ क्या आता है, एज आता है। ठीक, क्लियर हो गया ये सेंटेंस। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया कि वन ऑफ द
वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, इसका मतलब बहुत सारे राजनेता है। अब मैंने फिर हु लिख दिया, अब रिलेटिव प्रोनाउन हो गया होने को थे कि वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु acknowledged his defeat is Sohan। बताओ है जय में से क्या आएगा? है जय में से बोलो, है जाएगा? है क्यों आएगा भाई? मैंने क्या कहा था कि वन ऑफ से पहले अगर क्या नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, तब भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कैसी आएगी? इसलिए कि यानी बहुत सारे राजनेताओं में से कोई एक राजनेता जिसने अपनी हार स्वीकार की है, वो कौन है? सोहन है। तो यहाँ है जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस के साथ। अब मैंने कहा थर्ड नंबर पे कि सोहन इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस। अब मैंने लिख दिया हूं। अब मैंने कहा कि सोहन उन राजनेताओं में है। कौन से राजनेताओं में? देखो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। वन ऑफ से पहले ओनली है क्या? नहीं है ना। शुरुआत वन ऑफ से है क्या? नहीं है। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो सोहन इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हूम एक्नॉलेज्ड। अब ये बहुवचन हो गया तो एक्नॉलेज देयर डिफीट। सोहन उन राजनेताओं में है। कौन से राजनेताओं में? जो कि अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। तो जल्दी बताएं आप, क्या आएगा? है आएगा। अब मैंने कहा कि फोर्थ नंबर पे सोहन इज द ओनली वन ऑफ द पॉलिटिशियंस। अब मैंने लिख दिया हूं एक्नॉलेज। इज डिफीट। बताओ भाई क्या है जय में से? बताएं। अब एज क्यों आ रहा है? ओनली की वजह से। किसकी वजह से? ओनली की वजह से। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पूछें। कहीं भी दिक्कत हो मुझे बताएं। अब नोट में लिख लें आप। क्या सभी पे लागू है? बाकी का पूछेगा वन ऑफ पे ये। तो लिखे अब आप। ये नियम सभी पे लागू है, लेकिन पूछेगा केवल किस पे? वन ऑफ पे। तो नोट में लिख लें आप।
जब भी हम हूं का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करें, तभी तो मैं आपको ये चीजें समझा रहा था कि कंपटीशन एक ऐसी चीज है। अब मैं तो आपको 3 नियम बता देता, वन ऑफ के बारे में इतना डिटेल नहीं बताता, कहीं से भी क्रॉस कर सकता है। कंपटीशन है, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब एकेडमिक एग्जाम होती तो चलो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये लगा दिए जो भी है। आप मतलब यही कंपटीशन का मतलब ही क्या होता है। आपने जीके पढ़ी तो जीके में कोई जरूरी नहीं है, पॉलिटी पढ़ लिया आपने, पॉलिटी में से 3 क्वेश्चन एक भी नहीं दे, इकोनॉमिक्स से दे दे। अब पॉलिटी में भी आपको पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तब जाके वो आदमी सफल होता है। और आपने हरिडली पढ़ा। अभी एक लड़के का कल मेरे पास कॉल आ रहा था, करमपाल बानसूर से, तो उसका सिलेक्शन हुआ है। बल सर मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, मतलब इंग्लिश में मेरा बहुत अच्छी मदद की है और इवेंचुअली मेरा बढ़िया सिलेक्शन हो गया। और एसएससी वेबल में इन द क्यू, मतलब कतार में हूँ। आगे से ही कॉल किया, मतलब मैं तो बता रहा हूँ आपको, लेट आवर्स में आया। तो रीज़न क्या है, वो काफ़ी उसने टाइम दिया है 2-3 साल का। हम सोचें कि कोई वैकेंसी आ गई, 20 दिन पहले तैयारी करना शुरू कर दे, आपको बस थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि मेरा क्या हो गया, कोर्स हो गया। एक्चुअल में आप अभी उसमें डले ही नहीं हो कंपटीशन में, आप इतनी जल्दी आंसर ही नहीं दे पाओगे। क्या पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा तरीका पूछ ले। तो जब तक आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के, आप केवल और केवल वैसे ही फैशन के लिए एग्जाम को में बैठ रहे हैं। जिनका एक टारगेट होता है वो पहले से ही सेट करके चलते हैं। किसी ने देख लिया स्टेनो में जाना है, एसएससी स्टेनो में आजकल मेंशन्ड हो जाती हैं, ठीक है, कि कब कौन सी एग्जाम होने वाली है, तो पहले से अपने आप को सेट कर चुका होता है और उसके अनुसार वो तैयारी करता है। कोई को डीएसएसबी में जाना है तो वो लोगों ने 1 साल पहले ही, सबको पता था कब जगह आने वाली है, आएंगी डीएसएसबी में, तो पहले से ही लोग अपने आप को क्या है उसके अनुसार डाल लेते हैं। तो इसलिए तो कंपटीशन में इतना बताना पड़ता है। अब आप महीने 2 महीने में सोचे तो आपकी बहुत गलतफहमी के शिकार है, वो दूर भी हो जाती है। और आपने 2 महीने में चलो कर भी लिया 5-5, 6-6 बैच करके, तो उसका आउटकम कुछ नहीं आएगा लगभग, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें तरीके से आती हैं। हाँ, अगर पहले से पढ़ रखा है, बेसिक अच्छा है, तो हम 1-2 महीने में चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और जब बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो कहाँ से आ जाएंगे। तो नोट डाल लें, आप शॉर्टकट रास्ते अपनाएंगे ना तो कभी आपको सफलता ही नहीं मिल पाएगी। इससे बढ़िया है कि हम भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने की सोचे तो एक बार उन चीज़ों को अच्छे से कर लें। आप तो कब जागते हो कि कोई वैकेंसी आ गई केबीएस में, बोले साहब जनरल इंग्लिश पढ़नी है 20 नंबर की, आप 20 नंबर की रहिए, लेकिन मुझे क्या पता वो 20 नंबर में क्या पूछेगा, वो 1 वर्ड देगा या ईडियम। ईडियम में भी क्या श्योरिटी है कि वो मैं 20 पढ़ाऊंगा, उन्हीं 20 में से ईडियम देगा। इसलिए कंपटीशन में तैयारी फुल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की। अदरवाइज समय बर्बाद करना है। तो नोट में लिख ले, यदि हम हूं का प्रयोग, यही लिखवा रहा था ना मैं, यदि हम हूं का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं और हम एंटीसीडेंट के रूप में, यानी पूर्व पद के रूप में, और हम एंटीसीडेंट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहे तो हमें प्रोनाउन के
तो हमें प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब आई, वी, ही, सी, दे, वन। तो हमें प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना चाहिए। परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव केस देकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव केस देकर के, कौन सा केस देकर के? ऑब्जेक्टिव केस देकर के प्रॉब्लम दी जाती है। मी, अस, हिम, हर, देम, यानी ऑब्जेक्टिव केस देकर के प्रॉब्लम दी जाती है। अब एक मैं सीधी सी बात करता हूं आपसे कि आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि मी एम पढ़ा है क्या? ये हिम गोज पढ़ा है क्या? ये बताइए। नहीं पढ़ा होगा ना? ठीक है, तो अब आप एक वाक्य लिखेंगे, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? ठीक है, कौन सा हुए? रिलेटिव प्रोनाउन वाला नहीं है। अब मैंने कहा मैं हूं जो कि दरवाजा खटखटा रहा हूं, लिखिए मैं हूं जो कि दरवाजा खटखटा रहा हूं। मैंने उत्तर दे दिया भाई मैं हूं जो कि क्या? दरवाजा खटखटा रहा हूं। अब मेरी बात समझिए, अगर आपने आंसर दिया इट इज मी हु एम नॉकिंग एट द डोर, आपने आंसर दे दिया कि भाई मैं हूं जो कि क्या? दरवाजा खटखटा रहा हूं। लेकिन आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, ये हूं रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, बिल्कुल सही है। एम आ रहा है, ये भी बात सही है। तो यहां मी एम होता है क्या इंग्लिश में? तो यहां क्या करना पड़ेगा आपको? इट इज आई, मैं हूं जो कि दरवाजा खटखटा रहा हूं। अच्छा, एग्जामिनर तो आपको ऐसे भी दे देगा, तो यहां मी की जगह क्या करना पड़ेगा आपको? आई, क्योंकि मी एम थोड़ी होता है, आई एम होता है। तो इट इज आई हु एम नॉकिंग एट द डोर, मैं हूं जो कि दरवाजा खटखटा रहा हूं।
अब मैं इसको अगर यूं भी लिख देता, इट इज आई, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, इट इज आई हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो भी मैं मानूंगा कि आपसे बदतर इंग्लिश किसी की नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब फिर आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं उठाया। हूं से पहले पूर्व पद क्या है? आई। तो आई के साथ इज आता है क्या? क्या आएगा? एम। लिखिए, गरीबी रेखा के नीचे कौन रह रहा है? गरीबी रेखा के नीचे कौन रह रहा है? हु इज लिविंग, हु इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा के नीचे कौन रह रहा है? हु इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। लिखो आप, हम हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। हम हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। हम हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। अब क्या आप ऐसे कहोगे, इट इज अस हु आर लिविंग, इट इज अस हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये बात ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि ये हूं रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हूं के बाद क्या आ रहा है? आर, तो अस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? वी आएगा। और वैसे भी एक नियम और बनता है, यहां भले लिख लो आप नोट डाल के, बी की कोई भी फॉर्म क्यों न हो, बी की कोई भी फॉर्म क्यों न हो, चाहे इजारेम हो, वाजवर हो, बीन हो, बीइंग हो, टू बी हो और बी हो, बी की कोई भी फॉर्म क्यों न हो, चाहे इजारेम हो, वाजवर हो, क्या हो? इजारेम हो, वाजवर हो और बीन हो, बीइंग हो, टू बी हो, बी हो के बाद कभी भी, के बाद कभी भी प्रोनाउन के बाद कभी भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। के बाद कभी भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। बल्कि हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। देखो, अपन को आदत लगी हुई है, आपसे मैंने कहा कि भाई हु आर यू, तुम कौन हो, तो आप आंसर देते हो आई एम। ऐसे मत बोला करो आप। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो यूं मत बोला करो इट इज मी,
ये गलत तरीका है, क्योंकि ये बी की फॉर्म है, बी, और बी की कोई भी फॉर्म हो, चाहे इज हो, वाज हो, वर हो, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट केस। तो आप ऐसे मत बोला करो, क्या बोला करो, इट इज आई। ठीक है। इंट्रोडक्टरी केस में अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, देखो हमें आदत काफी गंदी लगी हुई है, जैसे मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, आपने कहा हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं दरवाजा, आप बोला करो इट इज आई हु एम नॉकिंग एट द डोर, या आप बोलो इट इज रवि, आप राम लेके बोल रहे हो कि इट इज रवि हु इज नॉकिंग एट द डोर। आपसे कोई कहे हु आर यू, तुम कौन हो, तो मैंने आपसे इंट्रोड्यूस मतलब एक इंट्रोडक्टरी केस में हम इट इज का यूज करते हैं। मैंने आपसे इंट्रोडक्शन ही तो पूछ रहा हूं आपका, ठीक है, परिचय पूछ रहा हूं कि मैंने कहा हु आर यू, तुम कौन हो, तो आप बोला करो इट इज वी, हम हैं। ठीक है, आपको यही मिलेगा लिखा हुआ। अब मैंने कहा हु गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल ऑन फुट, विद्यालय पैदल कौन जाता है, हु गोज टू स्कूल ऑन फुट। अब मैंने कल को ये कह दिया कि इट इज मी हु गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं हूं जो कि विद्यालय पैदल जाता हूं, मैं हूं जो कि विद्यालय पैदल जाता हूं। अब मेरी बात समझिए, यहां दो तरह से एरर निकाल सकते हैं आप। एक तो ये तरीका है, इज है या नहीं है, बी की फॉर्म में से है या नहीं है, बिल्कुल है, तो इसके बाद कभी भी क्या नहीं आता, क्या आता है, हमेशा। और दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हूँ से पहले किसका यूज होता है, सब्जेक्ट केस का। तो कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। एक 2010 में SSC CGL में दे रखा है, इट वॉज हर हु केम, यह वह थी जो कि आई। पढ़ते ही आप क्या कर देंगे, एरर। इसके पीछे दो रीजंस है आपके पास, एक तो हूँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो क्या आएगा यहाँ, सब्जेक्ट केस, और दूसरा रीजन ये भी है कि बी की कोई भी फॉर्म क्यों नहीं हो, उसके बाद हमेशा किसका यूज होता है, सब्जेक्टिव केस का। किसका, सब्जेक्टिव केस का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट डे पे करते हैं।